महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी टिप्पणी की है और मामला महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की गठबंधन की सरकार चल रही है उसके अंदर हमने देखा कि 100 करोड़ रुपया महीने की उगाही का मामला सामने आया। उसके बाद अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे वो ईडी के जांच के दायरे में आए, आज वो जेल के अंदर बंद है। इसी तरह नवाब मलिक आतंकवादी कनेक्शन की प्रॉपर्टी को खरीदना और उसको भी औने पौने दाव में खरीदना, मतलब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 20 लाख रुपए में लिया गया। उसकी एवज में आतंकवादियों की क्या मदद की, यह जांच का विषय है। लेकिन इसी बीच मुद्दा यह है कि इस समय उद्धव ठाकरे सरकार जो इन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हीं को परेशान करने में लगी हुई है। यह मामला देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा हुआ है और देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा जो अपराध शाखा है वहां की साइबर थाने की महाराष्ट्र की BKC साइबर जो पुलिस है उस थाने में बाकायदा उनको नोटिस भेजा है कि आपसे हमें पूछताछ करनी है। पहले भी कई बार नोटिस दिए गए और उनको कहा गया कि आपको जो ये क्लिप मिली है जिसमें कि बिना इजाजत अवैध रूप से फोन टैप किए गए हैं कुछ लोगों के, मामला रश्मि शुक्ला से जुड़ा हुआ है जो सीनियर IPS अधिकारी है और वो महाराष्ट्र में वो इंटेलिजेंस हेड थी और उस समय उनको ये शिकायत मिली थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसमें पुलिस के कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। इसको लेकर रश्मि शुक्ला पहले ही बयान दे चुकी हैं कि उस समय के मुख्य सचिव से और DGP से उन्होंने इस बारे में इजाजत ली थी और सारे मामले की रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपी थी, यानी उद्धव ठाकरे को सौंपी थी। अब यह मामला जब उछला और देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को उछालते हुए कहा कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे में जो शिवसेना सरकार चल रही है इनके बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और इसकी जांच ये CBI से होनी चाहिए। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास ये सारे सबूत हैं और वो टैपिंग की पूरी जो रिपोर्ट है वो और एक पेन ड्राइव में पूरी फोन रिकॉर्ड टेप है जो उनको रश्मि शुक्ला ने दी है। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय में ये रिपोर्ट जमा कराई थी। लेकिन तभी से हमने देखा कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो देवेंद्र फडणवीस के पीछे पड़ गई। कभी उनके पत्नी के नाम पर सवाल उठाया गया, देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दिए गए और नोटिस पे नोटिस देकर के ये पूछने की कोशिश की गई। हालांकि जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि इस मामले में जो टेप करने वाला अधिकारी है वो तो रश्मि शुक्ला है क्योंकि वो इंटेलिजेंस हेड थी और वो बाकायदा एक बार पुलिस के पास पूछताछ के कारण से अपना जवाब दाखिल कराने जा चुकी है। दोबारा उनको बुलाया गया जिसमें उनको बाकायदा कोर्ट से राहत मिली है कि उनसे अभी कोई गिरफ्तारी उनकी ना की जाए जब तक मामले में अभी जांच चल रही है। अब एक नया ट्विस्ट ये आया है कि ये देखने में आया है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें अब देवेंद्र फडणवीस से ये बयान चाहती है। आखिरकार क्यों? कानून के जानकार कह रहे हैं भाई ये पुलिस का मामला था, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा था, गृह मंत्री से जुड़ा था, गृह मंत्री से आपने इस्तीफा ले लिया, वो जेल के अंदर बंद है और टेप का जुड़ा हुआ मामला ये रश्मि शुक्ला से है। देवेंद्र फडणवीस से इसका क्या लेना देना? लेकिन लेना देना क्या है ये खींच उतार रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से गोवा में BJP ने भारी जीत हासिल की, वहीं शिवसेना वहां बुरी तरह हारी और उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो जो कैंडिडेट उतारे थे वहां तो जमानत जब्त हो गई। तो मतलब हालत यह है कि ये पूरे भारत में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद से घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार में। और नवाब मलिक हो, चाहे ये इनके अजीत पवार हो, चाहे फिर ये इनके अनिल देशमुख हो, ये जितने नेता महाराष्ट्र के हैं इनके ऊपर जब ED या NCB कोई कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो संजय राउत के बयान सामने आते हैं। और हमने देखा शरद पवार जी का भी बयान पीछे दिनों आया, उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सवाल यह है कि केंद्रीय एजेंसियां क्या पार्टी देख करके बात करें, लोग देख करके बात करें? उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहे थे और उस समय इत्र व्यापारी के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तब भी उस एंगल को राजनीति से जोड़ दिया गया कि साहब ये तो राजनीति से प्रेरित है।
कोई उद्योगपति है वो टैक्स की चोरी कर रहा है, उस पर डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई कर रहा है, उसमें राजनीति कहां से आई? तो तब सवाल उठाते हैं और इसीलिए मोदी जी को इस बारे में बोलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में जीत को लेकर वो मुख्यालय पर आए थे दिल्ली में और वहां से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि, और लोगों से पूछा, क्या हमारी सरकार को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से जनता ने कहा हां होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई जब कार्रवाई होती है तो लोग उसको जाति, धर्म, पार्टी इस तरह से जोड़ते हैं, चुनाव से जोड़ते हैं, जबकि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और इनको स्वतंत्रता से काम करने की इजाजत है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई कार्रवाई होती है किसी राजनीतिक दल पर, किसी राजनीतिक व्यक्ति पर, वो बचने का रास्ता ढूंढता है और फिर बचने के रास्ते ढूंढने में इस तरह की बयानबाजी करता है कि हमें तो जो है ये फंसाया जा रहा है, हमारे साथ ये काम हुआ जा रहा है। और आपको बता दूं, ये जो है इस बारे में अब देवेंद्र फडणवीस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनको लगता है कि किसी भी तरह से हम देवेंद्र फडणवीस को फंसाएं, फिर इनको जेल में डाल दें, जेल में डाल देंगे तो हम किसी एक विशेष वर्ग को खुश कर पाएंगे। उनका अगला टारगेट जो शिवसेना का है वो केवल और केवल बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का पिछले दिनों कद बढ़ा है और अब गोवा का जो रिजल्ट आया है, क्योंकि गोवा में चुनाव के तहत वो पार्टी की तरफ से वहां के इंचार्ज थे, उन्हीं के निगरानी में सारा चुनाव हुआ, तो श्रेय निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को जाता है। और पहले भी हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से उठाते हैं उसमें जनता के वो लोकप्रिय नेता हैं और इसलिए इनको लगता है कि इस तरह से मुंह बंद किया जा सकता है, डरा धमकाकर मुंह बंद किया जा सकता है। हालांकि जो ये आरोप लगाते हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं इसको बार बार कहता हूं कि यदि वाकई में मोदी जी और अमित शाह जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने पे उतर जाएं या कर रहे होते तो अभी तक ये विपक्ष के सारे नेता जेल के अंदर बंद होते। कांग्रेस ने तो किया था, आंदोलन करने वालों को उठाकर जेल में डाल देती थी। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। तो ये किस बिना पर कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? अगर हो रहा होता तो आज किसी की हिम्मत होती कि देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दे सके? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का फर्ज है सवाल पूछना, तो आप सवाल पूछने पर किसी को जेल में डाल देंगे, ये बात अलग है कि आप पूछताछ के लिए बुला रहे हो। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है आपको पूछना है, आप मेरे घर आइए, मैं कोई अपराधी थोड़ा ही हूं कि आप थाने में बुलाएंगे। तो वो जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, पहले भी उन्होंने नोटिस के जवाब नहीं दिए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह में है, उसने जिस तरह की जीत हासिल की है पूरे भारत में। आप देख लीजिए उत्तराखंड एक कोना पड़ता है, दूसरा आप देख लीजिए मणिपुर दूसरा देश का कोना पड़ता है। और ये जो जीत है इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। सबकी नजर अब इस महाराष्ट्र के ऊपर है और ज्यादातर लोगों का कहना तो यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के कनेक्शन में फंस रहे हैं, निश्चित रूप से तत्काल इस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और मोदी जी इस बात पर विश्वास नहीं रखते। वो किसी को इस तरह से नाजायज परेशान करने की भावना से काम नहीं करते। वो कहते हैं एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम किसी की सरकार गिराने वाले नहीं हैं। मोदी जी की जगह अगर अभी तक कांग्रेस केंद्र में होती तो ये कई नेता जेल में होते और सरकार इसी बहाने से गिरा देते कि भाई ये सरकार के आतंकवादियों से कनेक्शन है, लिहाजा हम इनको बर्खास्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासित। लेकिन हमने देखा कि मोदी जी इस तरह का काम नहीं करते, क्योंकि इस तरह का काम करना मतलब इन नेताओं को और हीरो बनाना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में केवल और केवल ये काम कर रही है कि इनके जो कर्म हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। और उन काम करने में कोई नेता अगर जेल में जा रहा है तो मोदी जी ने आह्वान किया है कि भाई उसके पीछे जो धर्म है वो ना लाया जाए और धर्म गुरुओं से अपील की है कि उनको अपने धर्म से बाहर करें, क्योंकि भाई वो पूरे लोगों को, कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी कभी इस तरह के मामले आते हैं तो लोग जाति, धर्म
संप्रदाय या राजनीतिक पार्टी उससे लेकर जोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उसके बचाव में उतर जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अपराधियों को कभी भी किसी तरह से किसी को भी बचाना नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की ये जो लड़ाई है, ये वाकई में कुछ ना कुछ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। और ये तो अभी से कहा जा रहा है कि बीएमसी में ये देवेंद्र फडणवीस का जो अभियान है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो उन्होंने आवाज उठाई है, इसका बेनिफिट सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर उद्धव ठाकरे जी इस बात का विचार करते कि उनको अपनी छवि ठीक करनी है, तो भ्रष्ट नेताओं को निकाल कर बाहर करते और पुलिस को कहते कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा भी जेल में गया। ये केवल और केवल भाजपा में हो सकता है। ये उदाहरण सेट हुआ। अगर उद्धव ठाकरे जी भी इस तरह का कोई कदम उठाते तो आज जनता कहती कि भाई उद्धव ठाकरे जी कम से कम भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। लेकिन अब जनता का कहना है कि क्योंकि उसमें शिवसेना के लीडरों का कई का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, इसीलिए शायद ये बचाव में उतर रहे हैं। मामला खैर जांच का है, कोर्ट में है। अब देखना होगा कि क्या होता है, कौन कौन लोग ये स्टेपिंग वाले मामले में लेकर, जो खुलासा हुआ था रश्मि शुक्ला जी के द्वारा कि उद्धव सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें कौन कौन लोग फंसते हैं, सब लोग इसकी इंतजार कर रहे हैं। वंदे मातरम।